नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल वेल्थ विद आरडी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ज़बरदस्त कंपनी को लेके। उस कंपनी पे हम लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है पहले से। एज ए डिस्क्लेमर मैं बता देना चाहता हूँ, और हम लोगों ने ऑलरेडी ज़बरदस्त प्रॉफिट बना के रखा है इन 4 ईयर्स। तो उस कंपनी के बारे में डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि इस तरह के रेगुलर इन्फॉर्मेशन जो भी हम लोग आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं वो सब ऑन टाइम आप लोगों तक मिलती रहे। सो चलिए हम लोग चलते हैं उस कंटेंट पे। अच्छा, उस कंपनी के पे जाने से पहले मैं लास्ट वीडियो का थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जिसको 27 लोग ने ही क्यूट क्यूट 27 लोगों ने ही व्यू किया है। बहुत छोटा व्यू है अपना, कोई इशू नहीं है, लेकिन 27 लोगों ने व्यू किया है, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे एक स्टॉक में जिसमें हमें 40% अपसाइड पोटेंशियल मिलता, दिखता। वो ये स्टॉक, ये वीडियो है, डेफिनेटली आप लोग जाके इसको देख सकते हैं। उस कंपनी का नाम था नवनीत एजुकेशन। ठीक है, नवनीत एजुकेशन को हम लोगों ने 2 वीक पहले रिकमेंड किया था। आप देख पा रहे हैं 2 वीक पहले, और 2 वीक एक मंथ का चार्ट खोलते हैं, यहाँ पे 90 रुपीज़ के आसपास हम लोगों ने रिकमेंड किया था, और वहाँ से ये स्टॉक ऑलरेडी अपने को 25% का रिटर्न दे चुका है। तो 25% का रिटर्न ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है इन 2 वीक्स, और हम लोग का टारगेट था 40%। तो 15% इसमें और अपसाइड पोटेंशियल हम लोगों के हिसाब से दिखता है। लेकिन सेफ इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, कहीं से कोई इशू नहीं है। देखिए, एज ए डिस्क्लेमर मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाते हैं वो सेल्फ रिसर्च पे लाते हैं। हमारी रिसर्च टीम है, प्रोफेशनल्स रिसर्च टीम है, वो लोग अपना रिसर्च करते हैं और आप लोगों के साथ मेरे द्वारा शेयर किया जाता है। लेकिन अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्लीज़ आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली सलाह लें। किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी इक्विटी में, किसी भी ऑप्शंस में पोजीशन लेने से पहले। तो चलिए, वो कंपनी का नाम क्या है? वो कंपनी का नाम है एफएल इंडिया। अब हम लोग बात करते हैं एफएल इंडिया पे। हम लोग आते हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे एफएल खोल के रखते हैं, और एफएल का शेयर का दाम अभी करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 929 चल रहा है। ठीक है, और इसमें हम लोग बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। जो हमारे पुराने व्यूअर हैं वो जानते हैं कि इसको हम लोग ने कब लिया था, बहुत पहले लिया था, इवन स्प्लिट के पहले। ये ऑलरेडी स्प्लिट भी दे चुका है, और स्प्लिट के आसपास हम लोगों ने यहाँ पे 2020 के आसपास हम लोगों ने लिया था इसको, मोटा मोटी 850-900 के आसपास। तो यहाँ से ये स्टॉक 1:5 का स्प्लिट होने के बाद आज के डेट में फिर 900 का, इवन 40% करेक्शन भी हो चुका है। अगर करेक्शन मोटा मोटी टॉप से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन होने के बाद ये स्टॉक स्प्लिट होने के बाद, जहाँ पे हम लोगों ने लिया था एक स्टॉक 900 में, यहाँ पे हम लोगों के पास 1:5 में 5 स्टॉक है 900 का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि हम लोग डेफिनेटली लॉन्ग टर्म, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जब हम लोग किसी स्टॉक में सोचते हैं और वहाँ पे स्प्लिट बोनस जैसी चीज़ें हम लोगों को दिखती है, तो वहाँ पे हम लोगों को समझ में आता है ये चीज़। अगर 5 ईयर्स के बारे में देखें तो 5 ईयर्स में ये 450% का रिटर्न दिया है, मतलब कि 1 लाख को बनाया है 5,40,000, 1 लाख को बनाया है 5,40,000। तो ये इस तरह का जो है ज़बरदस्त रिटर्न जो है बना के दिया है ये कंपनी। तो डेफिनेटली हम लोग इसको रडार पे रख सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने का सोच सकते हैं, लेकिन बस वही है, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना पड़ेगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं इसके की फंडामेंटल्स पे। हम लोग स्क्रीनर खोल रहे हैं, और स्क्रीनर में यहाँ सर्च कर रहे हैं एफएल इंडिया। देखिए, एफएल इंडिया क्या है ना, कि यहाँ पे हम लोग धंधा क्या करता है, एक मोटा मोटी हम लोग समझते हैं। देखिए, एफएल क्या है कि एफएल अपना एडवर्टाइजिंग बिजनेस में काम करता है। अब जैसे कि कोई ऐप है, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐप ओपन किया, और ऐप ओपन के बाद उसमें आपको ओपन कर, जैसे ड्रीम 11 का एक ऐप है। ठीक है, ड्रीम 11 अभी क्रिकेट वगैरह आईपीएल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो काफ़ी लोग ड्रीम 11 में बेट करते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि ड्रीम 11 का ऐप है, आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको एक दो एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा, एक दो एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा। वो किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, मे बी आपको बोला गया कि आप स्विगी से परचेजिंग कर लो, जोमेटो से परचेजिंग कर लो। तो वहाँ पे क्या है ना, कि आपको एक मोटा मोटी समझ लीजिए क्या, कि एक एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं और कुछ बाय करते हैं तो उसका सम ऑफ द कमीशन जो है वो एफएल इंडिया को जाता है, क्योंकि उन्होंने एड प्रोवाइड किया है। तो यही बेसिक धंधा है कि स्मार्टफोन में या डिजिटल जो भी है, लैपटॉप हो जाए या फिर जो भी डिजिटल एसेसरीज है जो हम लोग एज ए स्क्रीन प्ले यूज़ करते हैं, लाइक मोबाइल, टैबलेट्स। तो इन सब में क्या है ना, कि जो भी ऐप हम लोग यूज़ करते हैं उस पर क्या होता है क्या, कि ये एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करता है।
अब देखिए क्या है कि मोबाइल फोकस्ड 95% ऑफ इट्स बिजनेस इज मोबाइल ऐप एडवर्टाइजिंग फोकस्ड एंड मोबाइल एडवर्टाइजिंग स्पेंड इज प्रोजेक्टेड टू द रीच ए शेयर ऑफ 64% टोटल डिजिटल एड स्पेंड बाय 2022। मतलब क्या हुआ कि 2022 में जितना भी टोटल डिजिटल एड्स स्पेंड किया गया है उसमें 64% कंट्रीब्यूशन किसका रहा है, एप्पल इंडिया का रहा है। तो एक मेजोरिटी एक स्टेक रखते हैं मार्केट में, ज़बरदस्त प्रेजेंस रखते हैं और स्मार्टफोन में ऐड प्रोवाइड करने का इनका बेसिक धंधा है, जिसमें इनके पास 95% का शेयर्स है। तो मतलब मार्केट शेयर ऐसा बोल सकते हैं, मोटा मोटी बोल के पकड़ के चल सकते हैं कि अच्छा खासा इनका जो है एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग बिजनेस में इनका रोल है। चलिए, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो कि डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। तो इसका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे स्क्रीनर पे जाके इसका पढ़ सकते हैं, किस किस कैटेगरी में ये अपना, जैसे यहाँ जोग्राफिकल इंडिया 50% इनका इंडिया में है, 50% रेवेन्यू आपका आउट ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है, फिनेंशियल ईयर 21 का डाटा है, और फिर किस किस कैटेगरी में इनका एड प्रोवाइड होता है। तो ये सब है, ये सब चीज़ डेफिनेटली हम लोग स्टडी यहाँ पे स्क्रीनर वेबसाइट पे कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग की फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा, हर वीडियो में हम लोग 5-6 की पैरामीटर हम लोग देखते हैं, ठीक है। वो 5 to 6 क्या है, आरओए। फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, सीख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग बात करते हैं वैल्यूएशन पीई का, इसको कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री के पीई से, आरओसी देखते हैं, आरओई देखते हैं, आरओए देखते हैं, डेट देखते हैं कंपनी के ऊपर, और कंपनी में होल्डिंग देखते हैं, किसका क्या होल्डिंग है। बस ये 5 चीज़ देखते हैं और मोटा मोटी समझ में आ जाता है भैया कंपनी का क्या हाल है, कंपनी के प्रमोटर एग्रेसिव हैं, उनको अपने कंपनी पे विश्वास है, कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है, ये सब चीज़ समझ में आ जाता है। चलिए, हम लोग बेसिक से नीचे से स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्री की पी, इंडस्ट्री का पी है, इंडस्ट्री का वैल्यूएशन सीधा पकड़ते हैं हिंदी में, उतना रिसर्च नहीं करेंगे, चमड़ा का खाल नहीं खींचेंगे, सीधा पकड़ते हैं कि इंडस्ट्री की वैल्यूएशन कितनी है। वो 31 के पीई पे ट्रेड कर रहा है और इसका स्टॉक का पी कितना है, 49, मतलब इंडस्ट्री से महंगा, ठीक है। अब चूंकि ये लीडर, समहाउ लीडर बोल सकते हैं इसको, तो लीडर भैया तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा, इवन 40% करेक्शन होने के बाद ये महंगा है, ठीक है। तो ये बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ हम लोगों को रखना पड़ेगा दिमाग में कि ये 40% करेक्शन होने के बाद भी इंडस्ट्री से महंगा है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कंपनी के इफिशियंसी को बताता है, वो 27% है। हम लोग का टारगेट रहता है कि 15 to 20% से अगर ऊपर है तो कंपनी डेफिनेटली ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी का। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 27% है, जो कि मैसिव है। अपने को चाहिए एटलीस्ट 50 to 20%, और यहाँ पे है 27%, तो अपने इन्वेस्टमेंट पैरामीटर के ऊपर है, दोनों पास हो गया। अब रिटर्न ऑन एसेट के बारे में बात करते हैं, जो कम इनके पास एसेट है उस पर ये कितना रिटर्न जनरेट करते हैं, तो वो भी डिसेंट है, 16%। 15 to 20% में बार बार बोल रहा हूँ, ये 16 के बीच में आ रहा है, डिसेंट है, चलेगा, 20% के ऊपर नहीं है लेकिन डिसेंट है। चलिए, अब उसके बाद हम लोग वैल्यूएशन के बारे में बात कर लिए कि इंडस्ट्री से महंगा है, बेहतर चीज़ है, थोड़ा सा महंगा मिलेगा। आर ओ सी, आर ओ ई, आर ओ ए, तीनों ज़बरदस्त है, कहीं से कोई इशू नहीं है। अब कंपनी के ऊपर डेट बर्डन कितना है वो भी हम लोगों को देखना, और कैश कितना है। तो कंपनी के ऊपर कैश देखिए, कैश इक्विवेलेंट कंपनी के ऊपर 343 करोड़ का, 343 करोड़ का कंपनी के पास कैश रखा हुआ है, जिसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 215 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करता है, ठीक है। तो कैश इतना हो गया, नेट प्रॉफिट इतना हो गया, मतलब क्या हुआ इसका, 300 करोड़ का कंपनी के पास कैश है और 200 करोड़ कंपनी सालाना नेट प्रॉफिट दर्ज करता है। अब बात करते हैं कंपनी के ऊपर डेट। कंपनी के ऊपर डेट सिर्फ और सिर्फ 134 करोड़ का है, जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने के बाद आता है 0.10। मैंने हमेशा पिछले वीडियो में बोला है, जिस कंपनी का डेट 0.5 से नीचे नीचे है उसमें ही हम लोगों को थोड़ा सा सेफ्टी दिखता है। क्यों सेफ्टी दिखता है, क्योंकि अभी रिसेशन वाला माहौल है, ग्लोबल रिसेशन आ सकता है, तो जिस कंपनी के ऊपर डेट बर्डन ज़्यादा है उसको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ डेफिनेटली हम लोगों को बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए। और इस एप्पल इंडिया के केस में कंपनी के पास डेट बहुत ही कम है, इवन नेट प्रॉफिट से भी कम है, इवन कैश भी इतना है कि वो चाहे तो किसी भी क्वार्टर में सारा डेट चुकता कर सकता है, और नेट डेट फ्री कंपनी है, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके प्रमोटर होल्डिंग पे। तो प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर के पास 60% का माल है,
बहुत ही अच्छी यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग अपने को दिख रही है, 60%। 60% प्रमोटर के पास है। उसके बाद अगर बात करें तो 11% एफ के पास है और 12% डी के पास है। तो मोटा मोटी समझ लीजिए क्या कि 84%, 84%, मोर देन 84% माल जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, और 15% माल जो है वो पब्लिकली है, जिसमें हो सकता है कुछ बड़े इन्वेस्टर भी हों, जो कि हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए, मालाबार इंडिया फंड का इसमें दिख रहा है 3% का स्टेक, तो ये 3% को भी हम लोग डी में ऐड कर देते हैं। तो मोटा मोटी ये पकड़ के चल सकते हैं कि 13%, मात्र 13% माल ही ट्रेडेबल है, जो कि डेली ट्रेड हो रहा है, ये मात्र 13%। और बाकी लोग ने माल उठा के दबा के रखा है। तो ये चीज़ डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के मोट को बताता है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के फंडामेंटल्स को बताता है कि कौन कितना ज़्यादा इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। एफ और डी के बारे में बात करें तो डी में आपको लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी हमारे म्यूचुअल फंड वालों की, जो कि डेफिनेटली हम लोग के सामने है। कौन कौन से म्यूचुअल फंड है, सारे जाने माने हैं, चाहे रिलायंस के बारे में बात करें, चाहे आईसीआईसीआई के बारे में बात करें, चाहे निप्पॉन के बारे में बात करें, एल के बारे में बात करें, आदित्य बिरला के बारे में बात करें, या फिर मालाबार फंड के बारे में बात करें, सब लोग नॉन डी हैं। और हमारे एफ के बारे में बात करें तो एफ में भी नमूरा इन्वेस्टमेंट का इसमें स्टेक था, जो कि मे भी 1% से कम है। कुवैत इन्वेस्टमेंट है, बोइंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, रेयान का इन्वेस्टमेंट है। तो जो है हांडी, ये सब चीज़ हम लोगों को दिख रहा है, जिनका मोटा मोटी साढ़े 11% के आसपास स्टेक है। तो कंपनी के की फंडामेंटल्स में कहीं से कोई इशू मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। मे बी आप लोगों को नज़र आ रही हो तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। चलिए, अब इसके थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, कंपनी तो इतना अच्छा है, लेकिन क्या कैसा प्रॉफिट, क्या धंधा, ये सब चीज़ तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि धंधा ही चंगा हम लोगों में कहा जाता है ना। हम लोग बिजनेसमैन ही हैं, छोटे से ही हैं सही, लेकिन बिजनेसमैन ही है। तो धंधा कितना कर रहे हो भाई? चलो, ये सब तो सब जो कंपनी तो आपका बड़ा अच्छा है, आपके प्रमोटर भी अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन धंधा कितना कर रहे हो? तो धंधा में यहाँ में हम लोग बात करें कि 167 करोड़ का धंधा पहले 2018 में था, जिसको बढ़ा के इन्होंने 249 किया, उसके बाद 334 किया, उसके बाद 517 एंड डबल एंड 50% ग्रोथ। तो मोटा मोटी यहाँ पे दिख रहा है ना कि 50 to 60% के आसपास का इनका ग्रोथ रहा है इन पिछले 5 साल में। तो 5 साल में इसका अगर हम लोग CAGR के आसपास देखें तो सेल्स इनका 15% के आसपास बढ़ा है। 50, मोर देन 50%। तो मोर देन 50% के CAGR के साथ इनका सेल्स डेफिनेट स्क्रीनर में है ना, हम लोग यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए, यहाँ पे 3 साल का इनका दिखा रहा है कि 63%, सॉरी, 63% के CAGR के साथ इनका सेल्स बढ़ा है। और प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 64% के CAGR के साथ प्रॉफिट बढ़ा है। तो डेफिनेटली ये एक ज़बरदस्त फिगर यहाँ पे दिख रहा है कि 64% प्रॉफिट, मतलब समझ रहे हो, बहुत ही ज़बरदस्त से भी ऊपर चला गया ये बात, ठीक है ना। तो और इसी के कारण एप्पल जो है अभी 4 सालों में जो है 450% का रिटर्न दे चुका है। 450% का रिटर्न जो दिया है, ये इसी कारण दिया है क्योंकि इनका सेल्स 60% के हिसाब से बढ़ रहा है, और प्रॉफिट जो है वो डेफिनेटली 60% के हिसाब से बढ़ा है इन लास्ट 3-4 ईयर्स। तो ये सब चीज़ डेफिनेटली हम लोगों को दिख रहा है। अब इसके बाद एक देखने वाली बात ये है, एक हॉक आई, ईगल्स आई जिसको बोलते हैं, देखने वाली बात ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2018 में इनका 27% था, जो कि 3 साल 18, 19, 20 में 27% की एवरेज आउट था। ठीक है, 27, 28, 26 एवरेज हो गया 27। उसके बाद प्रॉफिट और मार्जिन इनका घटा है। ठीक है, पिछले 3 साल में घटा है, 25 था, फिर 20 था, अभी 20 कांस्टेंट है, और आगे घट सकता है क्योंकि जिस तरह का अभी माहौल है उसमें हो सकता है कि ये थोड़ा सा कम मार्जिन पे काम करे। इसीलिए स्टॉक प्राइस भी करेक्ट हो रहा है, क्योंकि मार्केट इंतजार नहीं करेगा ना कि भैया तुम रिजल्ट दोगे तब हम आपको कुर्सी पे बैठाएंगे नीचे या ऊपर। मार्केट को पता चल जाता है ना कि किस तरह का कंपटीशन चल रहा है मार्केट में। और ये सब मॉडल, बिजनेस मॉडल देखिए, एडवर्टाइजमेंट वाला भी देखिए, इसमें एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है, एडवांटेज के बारे में पहले बात करते हैं। एडवांटेज इसका ये है कि ये एसेट लाइट मॉडल है। ठीक है, कंपनी के पास कोई हैवी एसेट बर्डन नहीं है। जिसका एसेट डिके होगा, एक बार सॉफ्टवेयर बना दी, उसी को प्रॉफिट में वो चर्न कर रहे हैं, हर साल अपग्रेड कर रहे हैं या नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड बिजनेस है।
और इनका एक और भी एक काम है जो एआई बेस्ड काम है। वो व्हाट्सएप स्टिकर वगैरह होता है या फिर चैटिंग में स्टिकर वगैरह जो यूज़ होता है उनका भी उसमें भी इनका कुछ स्टेक वगैरह है। तो ये सब चीज़ भी है, वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे की पॉइंट्स में लिखा हुआ होगा, जाके चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो बिजनेस मॉडल मोटा मोटी क्या है ना, ये एसेट लाइट मॉडल है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एज ए इंडिया में हमको लगता है जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, ये सब कंपनी डेफिनेटली एडवांटेज में रह सकती है। लेकिन इसमें एक देखिए, इसमें क्या है कि एक ड्रॉबैक्स भी है। अब देखिए, मोबाइल ऐड प्रोवाइड करते हैं, तो मोबाइल का ऐड प्रोवाइड करने का बिजनेस तो सही है, कहीं से कोई इशू नहीं है, लेकिन ये बिजनेस एक्सपेंड भी हो रहा है और इसमें नए नए कॉम्पिटिटर भी आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि कंपटीशन बढ़ेगा, और जब भी एक धंधे में कंपटीशन बढ़ता है तो प्रॉफिट और मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को घटाना पड़ता है कंपटीशन बीट करने के लिए। ठीक है, तो कंपटीशन बीट करने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटेगा, सेल्स बढ़ सकता है या फिर कांस्टेंट रह सकता है, अफेक्टेड हो सकता है, नए कॉम्पिटिटर अगर सेम सेगमेंट में जंप करते हैं तो यही सब थोड़ा सा क्या है ना कि कुछ अच्छे कंपनी आ सकते हैं, एप्पल से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये पीछे जा सकते हैं। तो क्योंकि एसेट लाइट मॉडल है, कहीं से कोई इशू नहीं, किसी को कोई मोट यहाँ पे नहीं है क्या कि हाँ एक आप ही बना सकते हो, आप ही एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, हम तो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। तो जो जैसा एडवर्टाइजमेंट अच्छा करेगा, जिनका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, जिनका अच्छा सर्विस रहेगा, वो डेफिनेटली आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह का, तो इसमें ड्रॉबैक्स और गुड थिंग्स दोनों है। तो ये सब चीज़ डेफिनेटली हम लोगों को एज ए इन्वेस्टर यहाँ चाहिए, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, इसमें कहीं से कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इसके की फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, इसके प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करें, इसके स्टिल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% पे धंधा कर रहा है तो कहीं से कोई बुरा नहीं है। अगर 50% का सी ए जी आर दे, ऊपर सेल्स ये 50% के हिसाब से बढ़ा रहा है और 20% प्रॉफिट और मार्जिन भी निकाल रहा है, तो इसका स्टॉक का प्राइस 50% के हिसाब से चलेगा आगे के डेट में। ठीक है, इसमें एकदम टॉप लाइन बॉटम लाइन का सीधा सिद्धांत है। से धंधा अच्छा कर रहे हो, धंधा का तुम जितना परसेंट के हिसाब से धंधा बढ़ा रहे हो, उसका आधा परसेंट के हिसाब से भी अगर प्रॉफिट और मार्जिन रखे हुए हो, तो आपका स्टॉक का प्राइस उड़ जाएगा आज नहीं तो कल। इसमें कहीं से कोई इशू नहीं है। और यही चीज़ मेरे को दिखता है एफएल इंडिया में भी, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है और इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। एज ए डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। अब इसके आते हैं कि भैया अच्छी कंपनी है, कहीं से कोई इशू नहीं है, अब इसको खरीदें कहाँ पर? खरीदना भी तो जरूरी है ना अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के रखा हुआ है, जो कि हम लोगों ने इस लेवल से लिया है और हाई टॉप पे लिया है। तो यहाँ पे अपने को लेवल 2-3 निकल के आ रहा है, जो कि लेवल निकल के आ रहा है। देखिए अभी यहाँ पे क्या है ना कि एक सपोर्ट हमने को दिख रहा है, ये एक सपोर्ट था, ठीक है, ये एक रेसिस्टेंस था। तो 900 के आसपास, 900 के आसपास, 900 से लेके 850, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। 900 से लेकर 850 का जो जोन है ना, ये ज़बरदस्त इसका डिमांड जोन होने वाला है। तो यहाँ पे अगर एप्पल इंडिया को हम लोग एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो 1300 वगैरह जाने में इसको कोई शर्म नहीं आएगा। 1300-1200 जाने में इसको कहीं से कोई शर्म नहीं आएगा और ये आराम से चला जाएगा। तो 300-400 का इसमें हाँ कितना दिन में जाएगा, तो मोर देन अ ईयर, 1 साल तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। 1 साल के पहले आ गया वेल एंड गुड, लेकिन 1 साल एट लीस्ट बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी देख रहे हैं इन्फी का भी रिजल्ट थोड़ा सा खराब था। आईटी को जो है थोड़ा सा ऊपर से क्या हो रहा है ना, हथौड़ा लग रहा है, ऊपर से हथौड़ा लग रहा है। यूएस वालों का पता, यूएस वाले अलग ही अपने टेंशन में है कि भैया रिसेशन रिसेशन रिसेशन, उनको ज़बरदस्ती रिसेशन ठोकना है, नहीं भी है तो रिसेशन, तो उनका अलग सिस्टम है। लेकिन अपना तो क्या है ना, इंडिया आईटी बिजनेस, इंडिया क्लाइंट कौन है भैया? वही यूरोप हो या फिर यूएस हो, हमारे क्लाइंट तो वही लोग हैं। और उनकी अगर पैंट की जेब फटी पड़ी है तो अपने को पैसे कैसे देंगे? तो ये सब चीज़ भी हम लोगों को देखना है अगर हम लोग एसेट लाइट मॉडल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, या फिर उससे मिलते जुलते सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो लेकिन 900 से 850 एफएल इंडिया के लिए एक ज़बरदस्त डिमांड जो है, जहाँ पे हम लोग इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1300। तो यही मैं आप लोगों को लेवल्स यहाँ पे देने वाला था और देना चाह रहा था कि आप लोग एफएल इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा एक डाटा पर, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं ना कि ये स्मार्टफोन यूज़र का डाटा है। और इंडिया में देखिए टोटल पॉपुलेशन क्या है, नियर अबाउट 1.42 है, जो चाइना के पॉपुलेशन के आसपास है। देख रहे हैं ना, चाइना के पॉपुलेशन को हम लोग बीट कर देंगे इन 2025। तो 2025 में बीट करने के बाद अपने का स्मार्टफोन यूज़र जो है, हो सकता है कि 700 साढ़े 660 मिलियन के आसपास है, मतलब 70 करोड़ के आसपास है। 70 करोड़ आबादी
50% मतलब 50% जितना भारत का आबादी है उसका 15% लोग स्मार्टफोन यूजर है, और उस सेगमेंट में एफएल इंडिया काम कर रही है। तो आप समझ लो इनके पास कितना बड़ा मार्केट है पैसे अर्न करने के लिए। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये सब चीज़ बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। इसमें सिर्फ 46% के पास स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है। तो ये डाटा ये तो बढ़ेगा ही। यूनाइटेड स्टेट में 81 है, चाइना में 68 है। तो अपने पास यहाँ पे भी एक्सपेंशन होगा, जनसंख्या का भी एक्सपेंशन होगा, और स्मार्टफोन यूज़र का भी एक्सपेंशन होगा, सेल्स अपना बढ़ेगा। इन कमिंग 5-10 ईयर्स अगर धंधा इसी तरह स्मूथली चलता रहा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन मारा मारी नहीं हुआ, या थोड़ा सा हो भी गया यार, अगर रिलायंस के साथ साथ एयरटेल भी चल रहा है, जियो के साथ एयरटेल कर रहा है, तो क्या किसी का जा रहा है। एक दो जंप कर भी जाते हैं तो धंधा किसी का बंद नहीं हो जाता। अगर धंधा बंद नहीं करना है तो प्रमोटर अगर सही है तो चलता है। तो ये सब चीज़ भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसका लेवल्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया है, और एंड आई होप सो आपको ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने स्टेटस पे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम लोग थोड़ा सा आप लोगों से रिवॉर्ड एज ए सब्सक्राइबर ले सके। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर डेफिनेटली करिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, और उनको इनकरेज करिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि इस तरह के रेगुलर कंटेंट हम लोग आप लोगों तक ला सकें। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।